तो आज से हम शुरू करने वाले हैं पीटीजे की एक और नई मानवा जिसका नाम है लॉज ऑफ द गुड चाइल्ड। लेकिन कई लोग इसे दूसरे नामों से भी जानते हैं जैसे कि डेड मेंशन या फिर जुवेनाइल लॉ। तो कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये तीनों एक ही मानवा के नाम है। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं एक रोती हुई बच्ची को और बैकग्राउंड में एक बचकाना बुढ़ा बोलता है, हमारे बच्चे काफी अच्छे बच्चे हैं क्योंकि इनमें कुछ खास बात है जो बाकी के बच्चों में नहीं होती, लेकिन हर कोई इनका पेरेंट्स नहीं बन सकता। और उस बुढ़े के इतना कहते ही हम देखते हैं कि एक हिप्पोपोटेमस जैसा अमीर इंसान उन बच्चों के पास आता है और एक बच्चे के कंधे पे हाथ रख के कहता है, आज से मैं तेरा पापा। और वो बुढ़ा वापस से बैकग्राउंड में बोलता है, हमारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ कुछ खास पेरेंट्स के लिए ही बने हैं और इसी वजह से इन बच्चों को खास एजुकेशन दी गई है। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा, आखिर ये कौन सी एजुकेशन है? और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो बच्चा जा चुका होता है अपने नए पापा के साथ और उसके दोस्त उसे टाटा बाय बाय करते हुए रो रहे होते हैं। और बुढ़ा वापस से बैकग्राउंड में बोलता है, तो ये एक खास तरीके की एजुकेशन है। और उसके इतना कहते ही उन बच्चों के पीछे खड़ी हुई नन उनसे कहती है, बस बहुत हो गया, इतनी बकचोदी काफी है आज के लिए, तो अब तुम सबकी ट्रेनिंग का वक्त हो चुका है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद वो सभी बच्चे किसी न किसी खास डेडली हथियार से लैस हो जाते हैं। उस रोती हुई बच्ची के हाथ में होता है मैनेजर किम जैसा स्टील थ्रेड और एक बच्चा लिटरली हाथ में निंजा एरोज लेकर खड़ा होता है। और वो नन उस बच्ची से कहती है कि एली बेटा, जब भी तुम रोने धोने की एक्टिंग करती हो तो उसमें नाक बहाना जरूरी नहीं होता क्योंकि पेरेंट्स को इतने गंदे बच्चे कतई पसंद नहीं होते। तो बच्ची कहती है, हाँ चल ठीक है, अगली बार से ध्यान रखूंगी। और फाइनली हमें अगले सीन में वही बुढ़ा दिखाया जाता है जो अब तक बैकग्राउंड में बकचोदी पेल रहा था। और ये बुढ़ा अपनी चर्च की खिड़की से इन्हीं बच्चों को देख रहा होता है और बोलता है, तो इस तरह की एजुकेशन इन बच्चों के लिए वरदान है। ये बच्चे तब से एक जीता जागता हथियार बन चुके हैं जब से ये चलना सीखे हैं। और बुढ़ा जब ये बोल रहा होता है तब हम एक रशियन मर्दाना औरत को देखते हैं। अब जिन जिन लोगों ने मैनेजर किम या फिर लुकिज्म मानवा देखी है उनको तो ये पता लग गया होगा कि आखिर ये औरत कौन है। और जो लोग नहीं जानते तो कोई बात नहीं, सस्पेंस बना लेना चाहिए। ये बुढ़ा उस औरत को याद करते हुए कहता है, इन स्पेशल बच्चों को एकदम खास डिसिप्लिनर द्वारा तैयार किया जाता है और इन सारी चीजों में इतनी ज्यादा मेहनत लगने की वजह से ये हर एक बच्चा काफी ज्यादा महंगा है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर इतने महंगे बच्चे खरीदता कौन है, आखिर इनका काम ही क्या है? तो मैं बता दूं कि मेरे ये बच्चे बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह है। अब इनका यूज कैसे करना है ये तो उन्हें खरीदने वाला ही जाने, यानी कि उनके पेरेंट्स। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो हिप्पोपोटेमस वाला अमीर बंदा जिस बच्चे को अपने साथ ले गया था उसको गाड़ी में एक फोटो दिखा रहा होता है, ये देख बच्चे, ये तेरा टारगेट है, इस फोटो को देख, इस चेहरे को बराबर से याद कर ले। यानी कि अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आखिर इन बच्चों को क्यों तैयार किया जाता है और किस लिए किया जाता है। अब शॉर्टकट में बताऊं तो ये सारे छोटे छोटे मैनेजर किम है, बोले तो माइक्रो सीक्रेट एजेंट्स। बुढ़ा वापस से बैकग्राउंड में बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ कि ऐसे बच्चों को पालना काफी ज्यादा डेंजर चीज है, लेकिन हमने उसके लिए भी सेफ्टी मेजर्स तैयार किए हैं। यानी कि कुछ ऐसे नियम है जो इनको काफी कम उम्र से ही रटाए जाते हैं और इन नियमों का उल्लंघन वो कभी भी नहीं कर सकते। और हम इन्हें कहते हैं 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स। और ये तीनों प्रिंसिपल ये एंश्योर करते हैं कि बच्चे को खरीदने वाला उसे कंट्रोल भी कर सकता है। और यही चीज सबसे खास है, तो इसे अभी से याद कर लो। और फिर हमें दिखाया जाता है उस अमीर आदमी के कार के अंदर का सीन जहाँ पर वो बच्चा उसे कहता है, फादर, एक कार हमें काफी टाइम से फॉलो कर रही है। क्या बोला तूने? अब अपना मुंह बंद कर और इस तस्वीर में अपना दिमाग लगा। जैसा आप कहे फादर। तो जैसा कि मैंने कहा, यही है पहला नियम कि हमेशा अपने पेरेंट्स की बातें मानना। लेकिन अगला सीन देखकर ही हमें पता चल जाता है कि वो बच्चा बिल्कुल सही बोल रहा था। मतलब उनकी गाड़ी पर काफी देर से नजर रखी जा रही थी और मौका मिलते ही उसे क्रैश कर दिया गया। यहाँ तक कि उस हिप्पो के साथ साथ उस बच्चे को भी चोट आई होती है, लेकिन फिर भी वो बिना रोए बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह अपने नए फादर की नर्व्स चेक कर रहा होता है। और बैकग्राउंड में वो बुढ़ा वापस से बोलता है, तो दूसरा नियम ये कहता है कि ये बच्चे बिना अपने पेरेंट्स की परमिशन के अपनी पावर्स कभी भी यूज नहीं करेंगे। और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि उस दूसरी गाड़ी में से 2 असासिन्स बाहर निकलते हैं और उस मोटे हिप्पो की तरफ आने लगते हैं।
और वो देखते हैं कि यहाँ पर तो एक बच्चा है और वो काफी फूट फूट के रो रहा है। और इस बच्चे को देखकर ये दोनों असासिन्स थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं कि हमें तो इस बारे में बताया ही नहीं गया था कि इसके साथ एक बच्चा भी होगा। तो वो पहला असासिन दूसरे से पूछता है, तो क्या हम इस बच्चे को ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे? क्या फर्क पड़ता है, वो बस एक बच्चा ही तो है, अभी उसको पकड़ लो, बाद में उसको कचरे में कहीं फेंक देंगे। पर यहाँ पर वापस से वो बुड्ढा बैकग्राउंड में तीसरा प्रिंसिपल कहने लगता है, हाँ ये आखिरी वाला प्रिंसिपल ही है और यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स की जान खतरे में हो तो ऐसी सिचुएशंस में पहले दो प्रिंसिपल्स को भूल जाना है और उस पूरे मामले को खुद ही रिजॉल्व करना है। तो जब वो पहला असासिन उस बच्चे के पास आता है, उतने में ही वो बच्चा गाड़ी के टूटे हुए एक नुकीले कांच को सीधा उसके गले में घुसा देता है और पलक झपकते ही उसकी गन छीन लेता है और वो दूसरे असासिन को पता ही नहीं चलता कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ। पर तभी वो बच्चा उस पहले असासिन की बॉडी का कवर लेकर उस दूसरे असासिन को भी शूट कर देता है। मतलब भाई ये सिर्फ इंट्रो ही है मानवा का, और एक्शन देख रहे हो तुम लोग। बोले तो पीटीजी यूनिवर्स काफी ज्यादा वाइडली एक्सपांड कर रहा है। वेल अगले सीन में हम वापस से उस बुड्ढे को देखते हैं और अब से मैं इसे बुड्ढा नहीं बल्कि फादर कहूंगा। और ये अपना एक रजिस्टर खोलते हुए बोलता है, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे ये बच्चे काफी ज्यादा अच्छे हैं? बताइए बताइए, क्या आप किसी बच्चे को खरीदना चाहोगे? अब इस हरामी की स्माइल को तो जरा देखो। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसको फादर बोल रहा था और ये माधर ने बप्पी लहरी से ज्यादा गहने पहने हुए हैं। साला दांतों में भी गोल्ड, प्लेटिनियम और हीरा लगा हुआ है। वेल अब तक इसने बैकग्राउंड में जितनी भी बक की थी वो वैसे तो राइटर के द्वारा हमें ये सारी चीजें समझाने के लिए थी, लेकिन असलियत में चर्च का ये डैडी ये सारी चीज एक कस्टमर को बता रहा था और उसे ये ऑप्शन दे रहा था कि आखिर इतने सारे स्पेशल बच्चों में से कस्टमर किसे खरीदना चाहता है। वेल कस्टमर एक बच्चे को चुन भी लेता है, लेकिन फिर उसकी प्रोफाइल देखकर वो डैडी बोलता है, माफ करना लेकिन जनाब अभी ये बच्चा आपको नहीं मिल पाएगा। हाँ आप इसे हमारी ही एक गलती कह सकते हो, लेकिन ये बच्चे की एबिलिटी यहाँ के बाकी सारे बच्चों से सबसे ज्यादा थी। मैं इसे काफी अच्छे तरीके से जानता था, पर अफसोस हम इसे खो चुके हैं, या फिर मैं कहूँ कि वो गायब हो चुका है। हमने उसे बहुत ही ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बिना अपने पेरेंट्स के वो कभी अपनी पावर यूज नहीं करेगा और यही वो वजह है कि वो अभी तक हमारी नजरों में नहीं आया। तो अब तक तो वो दुनिया के किसी कोने में एक आराम से जिंदगी जी रहा होगा। और सीन शिफ्ट होने के साथ हम देखते हैं स्कूल से जाते हुए एक नॉर्मल बच्चे को और अगले ही पल उसके पेट में एक मुक्का आके लगता है। तो यहाँ से शुरू होता है पीटीजे का टिपिकल प्लॉट, जिसमें स्कूल के कुछ बुली बच्चे मिलकर एक कमजोर को पीटते हैं। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। ये बुलीज का लीडर इस बंदे के पेट में एक मुक्का मार के अपने पंच की रेटिंग करवा रहा है कि आखिर इसके इस मुक्के को कितने पॉइंट्स मिलते हैं, और ये कमजोर बच्चा डर के मारे उसे 15 पॉइंट देता है। वेल इन बुलीज के लीडर का नाम जोसेफ होता है, तो इसे याद रखना क्योंकि जोसेफ अब किक की भी तैयारी कर रहा होता है। लेकिन तभी उनके क्लास का एक और लड़का वहाँ पर दौड़ कर आता है और जोसेफ को साइड कर देता है, यानी कि अब उसकी बारी, अब वो भी ये चीज ट्राई करेगा और वो उस बेचारे बंदे पर एक हल्का मुक्का भी मारता है। और ये बेचारे बच्चे का नाम होता है ह्यूनो, और ये जो भी उसके पास भग के उसको मारने आया था उसका नाम है पार्क शिहुन। अब यहाँ पर जो भी कुछ चल रहा होता है वो चीज जोसेफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि शिहुन ने बीच में अगर उसकी किक का सारा प्रोग्राम बिगाड़ डाला। तो वो उसके पास शांति से जाता है और फिर उसको ही एक चमेट लगा देता है उन सब के साथ उस फुद्दू बंदे के सामने। और शिहुन को पता है कि वो जोसेफ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तो वो उसकी तारीफ करने लगता है कि वाह भाई तूने बहुत मस्त मारा मेरे को, इस पे तो तुझे 1.5 लाख पॉइंट मिलने चाहिए थे। मतलब यहाँ पे पार्क शिहुन थोड़ा सा मक्खन लगा देता है जोसेफ को कि भाई तेरी बॉडी तो बढ़िया है, तू तो अच्छा खासा जिम कर रहा होगा। तो फिर जोसेफ अपने लफंगे दोस्तों के साथ वहाँ से निकल लेता है, लेकिन वो जाते जाते शिहुन से कहकर जाता है कि बाद में जब टाइम मिले तो मेरे लिए सिगरेट ले आइयो। और जोसेफ के पूरी तरीके से जाने के बाद शिहुन यूनहो के सामने ऐसे मस्त चौड़े में खड़ा रहता है जैसे कि उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो, और फिर वो उसके कंधे पे हाथ रख के उस पर रौब झाड़ रहा होता है। और इस टाइम पे यूनहो अपने मन में सोचता है कि साला ये तो मुझसे भी ज्यादा गया गुजरा फुद्दू बंदा है, अगर मैं चाहूँ तो इन जैसों की सिट्टी पिट्टी 1 सेकंड में गुल कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो कुछ नहीं बोलता। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों किसी स्नैक शॉप में होते हैं और शिहुन दबा के खाना पेल रहा होता है, और वो यूनहो से कहता है कि आज मैं यहाँ पर जितना भी खाएगा उसका बिल तू चुकाएगा, क्योंकि पैसे नहीं है मेरे पास, मेरे सारे पैसे जोसेफ का सामान लेने में खर्च हो चुके हैं। तो यूनहो ये बात भी मान लेता है। और ऐसे ही थोड़ी देर बात करने के बाद शिहुन ये नोटिस करता है
कि जिस जगह पर वो खाना खाने के लिए रुका है उस शॉप का नाम यूनहो के नाम से सिमिलर है और यही बात वो यूनहो को बता रहा होता है। लेकिन तभी वो शॉप की आंटी सामने से आकर कहती है मैं ही यूनहो की माँ हूँ और वो सामने से कुछ और ज्यादा खाना उसको ऑफर करती है और ये बेशरम बंदा इसे भी पेले जा रहा है और यूनहो उसे देखते हुए सोचता है कि अब तक तो मैंने ये सब छुपाया था, लेकिन अगर इस झंडू ने ये सारी बातें स्कूल के अंदर फैला दी तो हो सकता है कि स्कूल में मुझे और भी ज्यादा बुली किया जाए। वेल ये मुफ्त का खाना शिहुन इतना स्वाद लेकर खा रहा होता है कि उसकी शक्ल से क्रिमिनल वाली सेंस आ रही होती है और उसकी ये भयानक शक्ल देखकर यूनहो भी मन में सोचता है कि आखिर ये मेरी मॉम के साथ क्या करना चाहता है। तो यूनहो पेन निकाल कर अपना हथियार तैयार कर चुका होता है और बस अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन फिर वो अचानक से बीच में ही रुक जाता है क्योंकि शिहुन कुछ गलत काम नहीं करता बल्कि अच्छे से यूनहो की मॉम से ग्रीट करता है। मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, सब कुछ एकदम आराम से चल रहा होता है और यूनो बीच में आके कहता है कि अब हमको जाना होगा, हमारे दोस्त हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो यूनो की माँ बेचारी इतनी अच्छी होती है कि उन दोस्तों का नाम सुनकर वो उनके लिए भी खाना पैक कर देती है और ये फ्री का खाना देखकर शिहुन और भी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन यूनो चिल्लाकर उसकी माँ को मना ही करता रह जाता है और शिन्हू के हाथ में खुशी खुशी पैकिंग किया हुआ खाना देते हुए यूनहो की माँ कहती है मेरे यूनहो के फ्रेंड्स मेरे लिए मेरे बच्चों की तरह है। और फिर हम देखते हैं शिहुन की स्माइल को और वो कहता है हाँ आंटी, हम इस पूरे खाने को काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे। और इस पूरे टाइम पर यूनहो सोच रहा होता है कि नहीं मॉम, आपने जो किया वो बहुत ही गलत किया क्योंकि आप नहीं जानते कि ये लोग कौन हैं। वेल यहाँ से पार्क शिहुन निकलने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन तभी यूनहो उसके पास आकर उससे कहता है कि प्लीज भाई इसके बारे में जोसेफ और उसके लफंगों को तो बिल्कुल भी मत बताना, प्लीज डू मी अ फेवर। लेकिन शिहुन यूनहो की मॉम के सामने हाँ ठीक है मैं संभाल लूंगा ऐसा कहकर निकल रहा होता है और तभी यूनहो की मॉम उससे कहती है कि अगर अगली बार आओ बेटा तो अपने दोस्तों को भी साथ में लेकर आना। और इस बात पे शिहुन बोलता है कि हाँ बिल्कुल आंटी, क्यों नहीं, और ये बोलकर वो निकल जाता है। और दूसरी तरफ यूनहो के पसीने छूट चुके होते हैं और इसी बात पर वो अपनी मॉम पर गुस्सा हो जाता है कि आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है मॉम, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप अनजान लोगों के सामने ऐसा बिहेव तो बिल्कुल भी मत करो कि आप मुझे जानते हो। मतलब यूनहो को इस बात की शर्म होती है कि उसकी मॉम उन लोगों का गुजारा चलाने के लिए एक स्नैक शॉप चलाती है और अगर इस बारे में स्कूल में किसी को पता चल गया तो वो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और इसकी जांच भर की इज्जत का कचरा हो जाएगा। लेकिन जब वो अपनी मॉम के ऊपर चिल्ला रहा होता है तब उसके मन में यही ख्याल आते रहते हैं कि आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। और इन सारी चीजों के बावजूद भी यूनहो की माँ उसी से माफी मांगती है और ये कहती है कि मैं बस इतना चाहती थी कि तुम अपने दोस्तों के साथ काफी अच्छे से रहो। पर फिर भी यूनहो उसकी माँ के मुंह पर जवाब देता है कि प्लीज रुक जाओ यहीं पे और मुझसे माफी तो मत ही मांगो। वेल यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर और स्कूल के अंदर जोसेफ और उसके लफंगे दोस्त यूनहो को वापस से बुली कर रहे होते हैं और वो भी उसकी मॉम के द्वारा बनाए गए खाने के थ्रू कि कितना घटिया खाना है, तेरी माँ को तो कुछ बनाना ही नहीं आता, मेरे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया, अब क्या इस बात पर मुझे रिफंड मिलेगा या फिर तेरी माँ को मुझे तेरे नाम का मस्का लगाना पड़ेगा कि मैं यूनहो का दोस्त हूँ। और इस पूरे टाइम पर यूनहो ये याद कर रहा होता है कि मैंने बस शिहुन से एक ही फेवर मांगा था कि वो इस बारे में इन लफंगों को ना बताए। मतलब यूनहो को ऐसा लगता है कि जोसेफ को इन सारी चीजों के बारे में शिहुन ने ही बताया है और जोसेफ यूनहो के नजदीक आकर उसे कह रहा होता है बोलना साले, क्या मुझे तेरी माँ को यही बताना होगा कि मैं यूनहो का दोस्त हूँ आंटी, मुझे आपके घटिया सड़े हुए खाने पर रिफंड चाहिए। पर तभी यूनहो काफी सीरियस होकर उसे कहता है दोस्त, क्या तुझे लगता है कि तू मेरा दोस्त है? तो इस सीरियसनेस के चलते जोसेफ भी कुछ हद तक अलग बिहेव करता है और वो यूनहो को कहता है कि अबे साले, हम तो बस तुझसे प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि तुझे काफी ज्यादा चर्बी चढ़ गई है, तो अब लगता है कि तेरी माँ को तेरा सच बताना पड़ेगा। और ये कहते हुए जोसेफ वो पूरा खाना यूनहो के सर पे डाल देता है और यूनहो अपनी मॉम के बारे में इतनी सारी गलत बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पलक झपकते ही अपनी पेन निकालकर एक स्पीड में अटैक करता है। पर तभी उसको अपनी माँ की कही हुई बात याद आती है कि माँ ने उससे कहा था कि मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम अपने दोस्तों के साथ घुल मिलकर खुश रहो। और ये सोचकर ही यूनहो अपनी पेन को जोसेफ के गले के आगे रोक लेता है और यूनहो के ये मुंह से जोसेफ घबरा भी गया होता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है कि आखिर साले तू करना क्या चाहता था मेरे साथ। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जब शिहुन देरी से क्लास के अंदर पहुंचता है और वो देखता है कि पूरे क्लास का माहौल एकदम शांत है। टीचर दो पुलिस ऑफिसर्स के साथ क्लास की टूटी हुई विंडो के पास खड़े हैं और जमीन पर खून के धब्बे और यूनहो के टूटे हुए चश्मे पड़े हैं। और यहाँ पर बैकग्राउंड में हमें पार्क शिहुन की आवाज आती है
कि उस दिन स्कूल में युनहो को काफी गंदा पीटा गया था और वो भी लगातार 15 मिनट तक। और उस दौरान वो कई बार बेहोश हुआ, लेकिन तब भी उसे इतना मारा जा रहा था कि अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए वो वापस से जाग रहा था। और जितनी भी बार वो जागा उसने माफी मांगी, लेकिन फिर भी जोसेफ नहीं रुका। यहाँ तक कि क्लास में बैठे उन गधों ने भी उसको नहीं रोका। और आखिरकार अपने आप को इस घटिया चीज से दूर करने के लिए युनहो ने खुद से ही एक रास्ता निकाला। मतलब शिहून के क्लास में आने के टाइम पे हमें जो टूटी हुई खिड़की दिखी थी, युनहो वहीं से नीचे गिर गया या फिर जोसेफ ने उसे फेंका, हमें ये नहीं पता। लेकिन सोच कर देखो यार, एक स्कूल के अंदर ये सब होना कितनी ज्यादा भयानक चीज है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की इवनिंग पर और हम देखते हैं कि एक बंजर जगह पर जोसेफ ने अपने लफंगे दोस्तों को बुलाया होता है और वो उन्हें कहता है कि भाइयों, मेरे पास एक आइडिया है। ये युनहो का जो भी कांड हुआ है उसके बारे में तुम लोग सिर्फ इतना करो कि पुलिस को ऐसा बयान दे दो कि उसे तुमने ऊपर से धक्का मारा है। समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन एक लफंगा कहता है, भाई हमने तो कुछ भी नहीं किया। अबे यार, अब ऐसा मत बोल। देख, मैंने अपने बाप से बात कर ली है, वो ये सारा मामला सुलटा लेंगे और हमें कुछ भी नहीं होगा। और पता है क्यों? क्योंकि कोरिया में एक मस्त जुवेनाइल एक्ट का कानून है। मतलब सीधी सीधी बात यहाँ पर ये होती है कि ये लोग माइनर्स है तो इन लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन क्राइम हुआ है तो इसकी फाइल बनी जाएगी और उसी को बंद करवाने के लिए ये लोग झूठे गवाह तैयार करेंगे और फिर पैसे खिलाकर उस पूरी फाइल को ही बंद करवा देंगे। प्रिटी रियलिस्टिक। ये तो हमारी दुनिया में भी होता है। तो जोसेफ अपने लफंगों को ये सारा काम करने के लिए बैग भर के रोकड़ा देता है। और अगले सीन में हम देखते हैं युनहो की माँ को, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि इसे इन सारी बातों के बारे में पता चल चुका है कि युनहो के साथ स्कूल में क्या किया जाता था। और जिस बच्चे को इतनी मेहनत करके पाल पोस कर इसने बड़ा किया था, आज वो मरने की कगार पर है। अब युनहो और उसकी माँ ये बिल्डिंग वाले ही एक घर में रह रहे होते हैं और उसी रात को हम देखते हैं कि जोसेफ अपने उन लफंगे दोस्तों के साथ जिनको उसने पैसे खिलाए थे, वो सब युनहो के बिल्डिंग में घुसे हैं। मतलब ये लोग पूरे तरीके से इस केस को गायब करना चाहते हैं, युनहो की माँ को भी खत्म करके। और आंटी का घर होता है 5th फ्लोर पर। बट बिल्डिंग में जाते ही उन्हें पता चलता है कि लिफ्ट तो साला 5th फ्लोर से नीचे आ ही नहीं रही है, तो मजबूरन उन्हें सीढ़ियों से होते हुए जाना पड़ेगा। बट ऊपर जाने के बाद जोसेफ देखता है कि लिफ्ट और उसके दरवाजे को एक फायर सेफ्टी सिलेंडर ने रोका हुआ है और अगली ही सीढ़ियों पर एक हुडी वाला बंदा बैठा हुआ है। काफी इंतजार करवाया सालो। ये और कोई नहीं बल्कि पार्क शिहून है और इन लोगों को ऐसा लगता है कि शिहून भी इनकी यहाँ पर मदद करने आया है। लेकिन वो उन सबसे कहता है कि मैं बस तुम लोगों से 2 चीज पूछूंगा। पहली, कि आखिर तुम युनहो की स्नैक शॉप के बारे में कैसे जानते हो, क्योंकि उस बात को मैंने सीक्रेट रखा था। तो जोसेफ जवाब देता है, अच्छा वो बात, वो तो मुझे ऐसे ही पता चल गया साले। मैं उस टाइम सोच रहा था कि तू आखिर सिगरेट लेकर वापस क्यों नहीं आया, लेकिन तू तो नेबरहुड के बच्चों के साथ खाना पेल रहा था। और वहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद मैंने देखा कि हमारा युनहो तो अपनी माँ के साथ उसी की दुकान के सामने लड़ रहा था। अच्छा, तो तू मेरी वजह से वहाँ तक पहुँचा। तो अब मैं तुझसे मेरा दूसरा सवाल पूछता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू इसका जवाब काफी ज्यादा ध्यान से दे। मुझे बताओ सालो, आखिर तुम सब भड़वे यहाँ पर क्या करने आए हो? सीधी सी बात है साले, हम यहाँ पर युनहो की माँ से निपटने आए हैं। आखिर वो साली बुढ़िया चैन की नींद कैसे सो सकती है, और वो भी मुझ पर एक लॉ सूट फाइल करके है। और रही बात तेरी, तो मुझे तुझसे भी अपना हिसाब बराबर करना है साले, क्योंकि तुझे ऐसा लगा कि मुझे ये पता नहीं चलेगा कि तू बीच में हमेशा इसीलिए पढ़ता था ताकि तू युनहो को मुझसे बचा सके। अबे ओए, क्या तू मुझे इतना भंड समझता है? मतलब पार्क शिहून असलियत में कोई बुरा बंदा नहीं होता, बल्कि वो युनहो को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में बीच में पड़ता है। और ये सब सुनने के बाद जब शिहून फायर एंड सेफ्टी सिलेंडर को निकाल रहा होता है, तब जोसेफ अचानक से उस पर अटैक कर देता है। पर शिहून तभी उस सिलेंडर को उस पूरी जगह पर खाली कर देता है और कहता है, मुझे पता था कि ये सब तुमने ही किया है, बस एक बार मैं ये सब चीजें कंफर्म करना चाहता था। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि इस कोहरे के अंदर से वो सिलेंडर आके सीधा एक लफंगे के मुंह पे लगता है, जिसकी वजह से वो लफंगा जोसेफ को साथ में लेकर नीचे गिरता है और शिहून उस सिलेंडर को लेकर उन सारे लफंगों को पीट देता है। पर जोसेफ वापस अपनी जगह से खड़ा होकर पाइप से एक और अटैक मारता है शिहून पर, लेकिन शिहून उस सिलेंडर से उस अटैक को रोक लेता है और फिर काफी तेजी से वही सिलेंडर जोसेफ के पैर के पंजे पर देकर मारता है। और ये इतनी जोर की मार होती है कि शू के अंदर ही उसके पैर का चूरा बन गया होता है
और शीहुन उसे वापस से धक्का मार के नीचे फेंक देता है और हम देखते हैं कि जोसेफ के पैर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और वो चिल्ला रहा होता है कि मेरा पैर टूट चुका है। और शीहुन नीचे उतरते हुए बोलता है कि मैंने तेरी मेटाटेसल और क्यूनिफॉर्म बॉन्ड तोड़ दी है, तो अब तू चल नहीं पाएगा साले। और जोसेफ कराते हुए उससे पूछता है कि आखिर साले तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। और शीहुन दोहराता है उन्हीं 3 प्रिंसिपल्स को जो स्टार्टिंग में हमें उस बुड्ढे ने बताए थे। पहला, हमेशा अपने पेरेंट्स की बात मानना, और ऐसा बोलते हुए एक जबरदस्त घूसा पड़ता है जोसेफ के मुंह पर। दूसरा, बिना अपने पेरेंट्स की परमिशन के अपनी पावर्स का यूज ना करना। और ये सुनकर जमीन पर पीट कर पड़े हुए लफंगे ये सोचते हैं कि आखिर साला ये क्या बोल रहा है। बट तब तक शीहुन ने जोसेफ का मार मार के सुअर बना दिया होता है और उसकी पिंकी फिंगर पकड़ के बोलता है सबसे खास वो आखिरी नियम कि अगर पेरेंट्स खतरे में हो तो पहले 2 नियमों को भूल जाओ और उस पूरी सिचुएशन से अपने आप निपटो। और ऐसा बोलते हुए वो जोसेफ की पिंकी फिंगर को लिटरली तोड़ देता है और दर्द के मारे जोसेफ तड़प रहा होता है। और शीहुन बोलता है कि युनहो की माँ ने मुझे कहा था कि युनहो के दोस्त उनके लिए उनके बच्चे जैसे हैं, मतलब मैं उन्हीं का बेटा हूँ और तुम साले लपड़ झंडिस मेरी ही माँ को तकलीफ देने यहाँ पर आए हो, और इसका मतलब ये है कि मैं अब तुम सबको यहाँ पे कुचल दूंगा। और ये कहते हुए शीहुन जोसेफ के मुंह पर अपनी लातें बजा देता है और सीन शिफ्ट होता है उसी चर्च की तरफ जो हमने चैप्टर की शुरुआत में देखी थी। और यहाँ पर वो नन इस डैडी के पास किसी का कॉल लेकर आई है, जो कॉल सीधा कोरिया से आया है और ये कॉल आई होती है व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से। इस मानवा के अंदर व्हाइट टाइगर वर्कफोर्स कहा गया है, लेकिन हमें पता है कि पीटीजी यूनिवर्स में व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर ही एग्जिस्ट करता है जिसे ओन करता है टॉम ली। और व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर में से एक बंदा उस डैडी को बताता है ढूंढ लिया भाई ढूंढ लिया, हमने उसको ढूंढ लिया। द लॉस्ट लेजेंड ऑफ द डेड मैंशन, कोड नेम शॉन, कोरिया में है। यानी कि पार्क शीहुन वही खोया हुआ बच्चा है जो डेड मैंशन से गायब हो गया था और उसका असली नाम बोले तो कोड नेम है शॉन। डेड मैंशन स्पेशल ट्रेनिंग मल्टीपर्पस वेपन प्रोजेक्ट गुड चाइल्ड, कोड नेम शॉन। और यहाँ होता है ये चैप्टर खत्म। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है और आप इसके नेक्स्ट एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता देना और इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि ये पीटीजे यूनिवर्स की ही कहानी है। और देख रहे हो ना कि पहले ही चैप्टर से इसमें कितना सारा एक्शन दिखाया गया हमें। तो अगर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मैं ट्राई करूंगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट काफी जल्दी लेकर आऊं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।